राय साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। ये जो बात हो रही है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो इतनी वार्ता चल रही है, सबने कहा कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ये आएगा, भले ही इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करता है, लेकिन इतनी स्वीपिंग पावर्स इलेक्शन कमीशन को दी जा रही हैं, उससे शायद इत्तेफाक न रखे अगर ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आए। आपके हिसाब से इस पूरे मामले में अभी अभी कहां पे और कैसे आप देख रहे हैं, राय साहब? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आदरणीय जय नारायण व्यास जी को आपने मैच रेफरी बना दिया, वकीलों को आपने बैटिंग करा दिया, ये जानते हुए भी कि अपना मुकदमा जीतने के लिए वकील झूठ वाले तर्कों का भी सहारा लेते हैं। ये कठिन काम इनको आपने सौंपा। सर, दरअसल है क्या, ये जो नरेंद्र मोदी नाम का इस देश का प्रधानमंत्री और बड़े हादसों का मसीहा है। वो छोटी छोटी दुर्घटनाओं से देश उसके माथे पर कोई शिकन नहीं पड़ता। जब इसको देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंचाना था तो इसने नोटबंदी लागू किया, जिससे कैबिनेट ने नहीं सहमत थी, जिससे आरबीआई ने सहमत थी, जिससे प्लानिंग कमीशन नहीं सहमत थी, और जिससे देश का कोई भी अर्थशास्त्री और दुनिया कोई अर्थशास्त्री नहीं सहमत था। और अडानी और अंबानी के रास्ते से रोड़े हटकाने के लिए इस नोटबंदी में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है 87% को तबाह कर दिया। तो इस तरह के हादसे उसे पसंद है कि इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त करने के लिए उसने कोरोना का दुनिया का वर्स्ट कुप्रबंधन किया, जिसमें इतने लाख लोग मिले जितने लाख लोग विश्व युद्ध के पहले प्लेग जैसी बीमारियों से मरते थे। इलाहाबाद के गंगा में बालुओं में अपने लाशों को, अपने माँ बाप भाई बहन को ढक कर लोग चले गए, बालू उड़ी तो लाश और कफन की तस्वीरें सारी दुनिया में घूम गई। और अभी देखिए बिहार में क्या होगा, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इसने इसी चुनाव आयोग को, जो राजीव कुमार का जो बाप बैठाया है बेईमानी में, ज्ञानेश कुमार, जिसने करोड़ों बिहार वासियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए और सीने के बटन खोलकर वो विपक्ष से करा कि इट इज ए न्यू इलेक्शन कमीशन। और बड़े बड़े नेताओं को जो मिलने गए चुनाव आयोग उनको 4-4 घंटे बेंच पर बैठाया रहा और मिलने का समय नहीं दिया। ये जो है इसको कहते हैं कि एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, चुनाव के जरिए जो राजतंत्र आता है, जनाधिकार के जरिए, बहुमत के जरिए जो तानाशाह सत्ता पे बैठता है, वो इस तरह के फैसले लेता है। और इस तरह के फैसले में हमेशा कहा जाता है फासिस्ट लोग हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि बुद्धिजीवी और न्यायाधीशों को यह खामोश कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमारे चंद्रचूड़ और केहर सिंह का वो वक्तव्य है। और यह वक्तव्य इसलिए नहीं कि उन्होंने वो संविधान को जानते नहीं, यह वक्तव्य यही है कि वो उर्दू का एक शेर है कि पूरे शहर में सारे लोगों के हाथ तो बंधे हुए, मेरा जंजीर खोलेगा कौन। तो इन्होंने अपने हाथ बांध रखे हैं, इन्होंने आप अपनी आंख पे पट्टी लगा रखी है। चंद्रचूड़ और केहर सिंह दोनों बहुत ब्रिलियंट जज माने जाते थे, और खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के। चंद्रचूड़ किस मुंह से और अपने सीने पर कितना बड़ा पत्थर रख कर उन्होंने कहा कि इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंच रही। जब फेडरलिज्म ही नहीं रहेगा और संविधान जहां से शुरू होता है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जहां पे संविधान में ही भारत की 20 भाषाएं हैं, बहुलतावादी विविधता वाली देश है, 1400 बोलियां हैं, बल्कि ग्रियर्सन ने तो 4500 बोलियों की इजाद किया था, जहां 4 मौसम और 6 ऋतुएं, 8 ऋतुएं हैं। उस देश में वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी फिलॉसफी पे जाइए। इस देश में एक ऐसी तानाशाही लाएगी कि हिंदुस्तान को या पाकिस्तान बना देंगे राजनीतिक व्यवस्था। हिंदुस्तान को जो शेख हसीना जिस तरह से जान लेके भागी, और जान सिर्फ इसलिए बच गई कि वहां का सेनाध्यक्ष उनका रिश्तेदार था, उस तरह की राजसत्ता को हिंदुस्तान में स्थापित करने जा रहे हैं। और ये पूरा इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का नमूना है, जिसमें कि पूरे भारत में अमेरिकन सिस्टम से एक ऐसा व्यक्ति, अमेरिका में तो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का गिरफ्तार पकड़ने वाले लोग हैं,
अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे शहरों में हजारों लाखों का प्रदर्शन हुआ जब ईरान पे इसने बम चलाया, वो जो B-2 बम गिराया। अमेरिका की जनता में तो बहुत डेमोक्रेसी, अमेरिका में तो हार्वर्ड के लोग इतनी कटौती के बाद भी ट्रम्प की बात मानने को तैयार नहीं। तो भारत की क्या स्थिति है? भारत के दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घुटना टेक के बैठे हैं। आपने कभी सुना भारत के राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद कितने सम्मान का जगह मिलता था? जो भी राष्ट्रपति हो, APJ अब्दुल कलाम सारे देश और दुनिया में घूमकर ज्ञान की ज्योत जगा रहे थे। और इन्होंने एक ऐसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चुना जो राष्ट्रपति बनने के पहले घर पर अपना रिटायरमेंट का टाइम काट रहे थे और इनको इनके कंधे पे झोला पकड़ा दिया। कभी सुना आपने कि भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति को किसी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया हो और वो झोला लेकर घूम रहा हो मंत्रालयों में? कभी हमने सुना कि भारत अभी इलाहाबाद में मेरे शहर में जो कुंभ हुआ है उसमें 3 दिन बैठकर 4 दिन बैठ के वहां पर साधुओं, संतों, महात्माओं, श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों के समक्ष वन नेशन वन इलेक्शन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए रामनाथ कोविंद अपने तर्क गढ़ रहे थे। भारत के राष्ट्र सर्वोच्च पद के लोगों की जो स्वायत्तता होती है, जो सम्मान होता है, उसको उन्होंने पैर के नीचे रख के कुचल दिया। भारत के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, ये जो इनका नया संसद भवन बना, जब इसकी संजय बुनियाद रखी गई, नींव के ईंट का पत्थर रखा गया, तब भी इनको नहीं बुलाया गया। जब उद्घाटन किया गया, प्रेसिडेंट तो जो संविधान में जो डेफिनेशन है उसकी पार्लियामेंट, उसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा 3 चीजों का जिक्र है और प्रेसिडेंट को ही नहीं बुलाया। प्रेसिडेंट को कोई फिक्र नहीं। जो हमारे दिवंगत राज्यपाल महोदय जो चले गए, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है, यशपाल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए हमको समय नहीं मिला। तो राष्ट्रपति ऑफिस से आया कि साहब पीएमओ से तय होता है, हम नहीं तय करते हैं कि हमारे मुर्मू जी से कौन मिलेगा। इतनी नियंत्रित सत्ता में वन नेशन वन इलेक्शन में अभी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पक्ष पे बात मैं रखूंगा अगर आप समय देंगे तो। लेकिन ये इस देश के अंदर तानाशाही बैक डोर से आएगी। इन्होंने सिर्फ ये जो 4 फॉर्मर जजेस है इंक्लूडिंग गोगोई साहब, इन्होंने एक बात बस सही कही है कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड पावर इलेक्शन कमीशन को दिया गया है वो बहुत खतरनाक है और वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए जाएगा। लेकिन बिहार के जनता ने यह बता दिया है 9 जुलाई को कि अगर जुडिशियल स्क्रूटनी से बड़ा जो है वो जो सड़क का जनतंत्र है, जो जन का आंदोलन है, और बिहार की जनता अगर 9 जुलाई को ये प्रदर्शन न करती तो शायद संसद तक उसकी प्रतिध्वनि भी नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट तक। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं सत्ता के और चुनाव आयोग के अधिवक्ता को से, वो उससे लग रहा था कि पूरी की पूरी जो उष्मा थी, जो गर्मी थी, जो रिस्पांस था, वो बिहार के जनता के आंदोलन से पूरे इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को मिल रहा था। तो ये बिल्कुल बकवास है कि ये ऑनरेबल CGI लोगों का कहना कि फेडरल स्ट्रक्चर की ये जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देगी, रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगी, डेमोक्रेसी के चेहरे को बदल देगी और एक तानाशाह को दिल्ली के तख्त पे बैठाएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। और जिस दिन ये तय हो गया कि शेड्यूल तय करेगा इलेक्शन कमीशन, चुनाव कब होगा इलेक्शन कमीशन तय करेगा, उस दिन इलेक्शन कमीशन का जो इंचार्ज होगा, आप देखिएगा कोई फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा, कोई पूर्व नौसेना सेनाध्यक्ष को उस पद पर आप आसीन देखेंगे। नहीं,